गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। मैं रुपिंदर सचिन केजरीवाल वेलकम करता हूं हमारे और आपके प्यारे चैनल पर, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। सैंपल पेपर की सीरीज में आज कौन सा पेपर हम करने वाले हैं भाई, देखते हैं। चलिए, सैंपल पेपर नंबर 6। तो 6 सैंपल पेपर करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 5 कर चुके हैं अरिहंत का। अच्छा, अरिहंत के अलावा हम कौन कौन से सैंपल पेपर कर चुके हैं पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हमने करे अभी एजुगार्ड के, ठीक है, और एजुगार्ड में हमने 7 सैंपल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। सर इसके अलावा हमने क्या क्या कंप्लीट किया है भाई? इसके अलावा हमने कंप्लीट किया है PYQ सीरीज, और PYQ सीरीज आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, राइट। तो प्लेलिस्ट से आप सर्च कर सकते हैं PYQ सीरीज, जहां से आप वन शॉट को देख सकते हैं, और वन शॉट के साथ साथ आप डिटेल नोट्स, अगर किसी भी चैप्टर में डाउट है तो डिटेल नोट्स भी देख सकते हैं। आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा इस पे, ठीक है। तो आज बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारी वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला टारगेट इसमें कम से कम भाई हम मुझे 100 लाइक्स चाहिए, और एज अर्लियर टोल्ड यू कि जितना भी कोशिश कर दोगे ये सैंपल पेपर आपका 1 और 30 मिनट से पहले कंप्लीट कर दूं मैं, ठीक है। तो यार इतना टाइम भी भाई आपका प्रीशियस टाइम है, तो इस प्रीशियस टाइम को पूरा यूटिलाइज करने वाले हैं हम। चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? द टेबल गिवन बिलो शो द पावर रेटिंग ऑफ द सम इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। अब अलग अलग एप्लायंसेस दिए हुए हैं, लाइक फर्स्ट सबसे पहले दिया है इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, और उसका पावर दिया है 750 वॉट। देन उसके बाद हम बात करते हैं केटल की, इलेक्ट्रिक केटल जो हम सुबह सुबह जिसमें टी बनाते हैं, ठीक है, यहाँ तो सारा दिन ही चलती है टी, 2 किलोवाट। सेम एज इमर्जन हीटर 3 एंड कुकर 8 किलोवाट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेबल तो बता दी, बट सर इसमें क्वेश्चन कहां है? तो क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मच करंट इज रिक्वायर्ड, यानी आई फाइंड करना है आपको, बाय द कुकर एट 230 वॉट। अब आपको वॉट दे दिया है, तो यानी आपको वोल्टेज मिल गई है 230, करंट आपको फाइंड करना है। अच्छा, पावर की बात करते हैं तो कुकर, अब कुकर की बात करते हैं, कुकर तो कुकर कहां गया हमारा? ये हमारा कुकर 8 किलोवाट। तो 8 किलोवाट का मतलब क्या है? 8 किलोवाट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 किलोवाट को हम लिख सकते हैं 8000 वाट, राइट। ये हमारा था 8 किलोवाट, इसको हमने किलो को कन्वर्ट कर लिया। अब फाइंड क्या करना है? आई फाइंड करना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर ऑफ P इज इक्वल टू VI, पावर 8000 एंड V 230 इंटू आई। सो यहां से आप आई को कैलकुलेट कर सकते हैं, 8000 डिवाइडेड बाय 230। सो लगभग ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली? अब 823 है भाई। ये आप, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करें, और इसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। बट मैं आपको पहले बता देता हूं, जब आप ये राइट करेंगे आंसर पेपर्स में भी, तो पेपर्स में भी भाई आपको यहाँ पे यूनिट जरूर लिखना है, और इसकी यूनिट क्या है भाई? एम्पियर। अब ये डैश आपके लिए छोड़ दिया मैंने, इस डैश में आपको आंसर फिल करना है कि व्हाट विल बी द आंसर, और मुझे ये कमेंट में चाहिए भाई, कम से कम मुझे कमेंट में जरूर करना, यानी आपका एक्टिवली पार्टिसिपेशन कितना है, कम से कम मुझे ये तो पता चले। चलिए, ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या कह रहे हो कि थोड़ा सा लेंथी है, 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग लेंथी जरूर है, बट लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। गलती मत करना कि आप 8 पुट कर दो, 8 किलोवाट है, ठीक है, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे पहले। चलते हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक इमर्जन हीटर। अब आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क। न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो चीज कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन मार्क, जो चीज गिवन है उसको राइट करो, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में से जो भी आपने कभी भी फॉर्मूला देखा होगा, वैसे तो देखा ही होगा यार, इतनी बार इलेक्ट्रिसिटी की है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो फॉर्मूला आपको क्या हो जाएगा? रिमाइंड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक इमर्जन हीटर वर्किंग ऑन वोल्टेज दे दी है 240 वॉट। अच्छा, हीटर की बात कर रहे हैं, तो हीटर पे चलते हैं, पीछे आ गया हमारा हीटर, ये रहा 3 किलोवाट। तो भाई पावर भी मिल गई है 3 किलोवाट, इसको कन्वर्ट करेंगे 3000 वॉट। आज पावर का, अब इसमें करंट तो नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। V स्क्वायर यानी वोल्टेज का स्क्वायर कितना? 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाय, आप सोच रहे हो हंस क्यों रहा, अभी बताता हूं मैं आपको। R आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर देंगे,
ये हमारे पास r यहां चला जाएगा, v स्क्वायर बाय p हमारा फॉर्मूला बन गया ये। तो पावर कितनी है आपके पास 3000, अरे 3000 ही है ना, ठीक है 3000 ही है, तो ये कैंसिल हो गया आपका और ये 3 पे कट जाएगा। अच्छा 24 8 जा, बहुत मैथ वीक है, ये आ जाएगा 8 4 32 2 एंड 192 डिवाइडेड बाय 10 तो आ जाएगा 19.2 ओम। ये जरूर राइट करना है आप हंस में इसलिए रहा था क्योंकि आपको सोच रहे थे कि हाँ ये वाला तो जो सोल्व करके दिखाना था ये तो आपने बोल दिया कि कमेंट बॉक्स में राइट करो, जो छोटे वाला था वो खुद कर दिया। अरे भाई थोड़ी सी मुझे भी दे करो, थोड़ा कंफर्टेबल जोन मुझे भी दिया करो। चलो बाकी कैलकुलेशन भाई आपको करनी ही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेशन कोशिश करो कि आप जब भी वीडियो देख रहे, कोई सी भी वीडियो देख रहे हो, किसी भी चैनल की वीडियो देख रहे हो, न्यूमेरिकल कोशिश करा करो, वीडियो को पॉज करके अपने आप देखो करो कि आंसर क्या आएगा, देन उसको मैच करो, ठीक है। चलो मैं इसका आंसर फिर भी बता देता हूँ, लगभग 3.47 के आसपास आ जाएगा, ठीक है लगभग। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड, और देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे आप, तो आई थिंक रीड कर लिया होगा, मुझे बार बार चेक करना पड़ता है वीडियो बंद तो ना हो जाए। एक वीडियो बंद हो जाती है ना बहुत स्यापा हो जाता है करना। द पोजीशन ऑफ द थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई जेड इन द पीरियोडिक टेबल एज शोन। भाई ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में 3 एलिमेंट दिए हुए, ठीक है। अब देखो ग्रुप की जब भी बात करते हो डेफिनेटली ये सोच लेना आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। अब देखिए इसमें क्या पुट अप किया हुआ है, क्या था व्हिच टाइप ऑफ आयंस ईदर कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एक्स। अब एक्स हम क्वेश्चन वाले एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो एक्स पे चलते हैं। अब ये एक्स कौन सा अभी हमारे पास ये ग्रुप 1 में है, वो कहता है कि कैटायन है कि एनायन है। अच्छा ग्रुप 1 की क्या खास बात है कि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, राइट। ये पिछले सैंपल पेपर में भी बताया था मैंने। इट मींस इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम, लूज करके क्या बनेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, तो लूज करने के बाद भाई पॉजिटिव बनेगा ये कैटायन। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। बिटवीन y एंड z which has the atom of a comparatively larger size, larger size। अब साइज आ गया है, दोबारा चलते हैं। अच्छा y और z की बात करते हैं तो y हमारा ग्रुप 1 में है, z हमारा ग्रुप 2 में है, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ। और हमने ये स्टेटमेंट में हमने पहले कई बार किया है कि जब भी हम पीरियड्स में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, सो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी आप सोच रहे होंगे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि शेल सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, उसको हम बोल देते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो ड्यू टू इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, साइज डिक्रीजेज। जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है जो एटम के सेंटर में, वो इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड करता रहेगा। देखो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में रहेंगे, ठीक है, ज्यादा बना दिया बाकी मैंने ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में रहेंगे लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज यानी अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये टाइटली बाउंड करेगा और साइज जो एटॉमिक रेडियस है या साइज है एटम का वो छोटा हो जाएगा। सो ड्यू टू इंक्रीज इन द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस along the period। along the period का मतलब है लेफ्ट टू राइट। अब हम देख लो लेफ्ट, सबसे लेफ्ट एलिमेंट कौन सा था, तो लेफ्ट वाला एलिमेंट था y। सो y हैज बिगर साइज देन z, क्योंकि z राइट साइड में अभी सेकंड ग्रुप में है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मुझे पसंद आया। अब देखो बच्चों वाला क्वेश्चन आया हुआ, नेम द वन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय फिजन एंड अनदर बाय रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो फिजन होता क्या है,
द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू और मोर न्यूक्लियाई दैट प्रोड्यूस डॉटर सेल। ठीक है, यानी एक है, जैसे अमीबा की बात करते हैं तो इसका जो न्यूक्लियाई है वो एलोंगेट होगा और एलोंगेट होने के बाद वो टू न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाएगा और ये टू न्यूक्लियाई ही टू डॉटर सेल बनाएंगे। इसे हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। अब बाइनरी फ्यूजन किस किस के अंदर होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा, पैरामीशियम और वर्टिकल, यानी वर्टिकल वाला, हाँ, लिशमेनिया। ये तीन ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है वन शॉट के अंदर और डिटेल नोट्स के अंदर, जो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा हर टॉपिक डिटेल में बताया हुआ मैंने। अच्छा, ये बाइनरी फ्यूजन के बारे में था। एक आपका मल्टीपल फ्यूजन भी होता है। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन किसके अंदर होता है? प्लाज्मोडियम में। मलेरिया का नाम सुना होगा तो वहां पे प्लाज्मोडियम होता है। उसमें क्या होगा, जब तक उसे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है वो न्यूक्लियस नंबर ऑफ न्यूक्लियस में डिवाइड होता रहेगा और एज इट गेट द फेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, तो ये जो न्यूक्लियाई हैं ये सारे के सारे इस वॉल को रप्चर करके ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे और नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बनाएंगे। ठीक है, ये था फ्यूजन के बारे में। तो किसके अंदर हो गया? ये बाइनरी फ्यूजन के बारे में बता दिया। मल्टीपल हो जाएगा प्लाज्मोडियम में। अब पूछ रहा है अनदर विच फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है? तो फ्रेगमेंटेशन होता है भाई किसके अंदर होगा, जल्दी बताएंगे। अभी तक आपको पता लग जाना चाहिए कौन कौन सा है। ठीक है, स्पायरोगायरा, GYRA, स्पायरोगायरा। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होगा और वो फ्रेगमेंट्स न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। याद रखना, न्यू ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रीजनरेशन में सिर्फ लोस्ट पार्ट ही डेवलप होगा, फ्रेगमेंटेशन में हर एक पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म को पैदा करेगा, प्रोड्यूस करेगा। चलिए, नेम द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। बहुत इजी है, 7th क्लास से करते आ रहे हैं। मेल एंड फीमेल, तो मेल की अगर बात करते हैं इसमें आ जाएंगे एंथर एंड फिलामेंट एंड टुगेदर इट इज कॉल्ड स्टेमन। ठीक है, और यहां बात करते हैं पिस्टिल, और पिस्टिल के अंदर आपका सबसे पहले आ जाता है आपका नहीं फ्लावर का स्टिग्मा, जहां से पोलन ग्रेन्स एंटर करते हैं, स्टाइल एंड लास्ट इज ओवेरी, जहां पर ओव्यूल्स होते हैं यानी फीमेल गेमेट्स होते हैं फ्लावर्स के। चलिए, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। द पार्ट ए इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल्स। अब फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? सबसे पहले आप देखना, हमेशा क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लाइक अब वो आपको पहले तो डायग्राम देता था, डायग्राम पूरा डिटेल में बताना होता था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ये पैटर्न होता था 2013, 14, 15, 16, 17 तक। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ, पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो डायग्राम दे देंगे और डायग्राम में बताना होगा कि कहां कहां पे कौन सा फंक्शन है, किसका फंक्शन है। जैसे आपका नया पैटर्न का क्वेश्चन है कि वो कहता है एक पार्ट है ए जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल्स में। ठीक है, अब आपको बताना होगा कि वो पार्ट कौन सा है, ए पार्ट कौन सा होता है। चलिए, तो ए पार्ट कौन सा है भाई? तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है भाई? यहां पर एक फीमेल्स में एक फनल शेप की ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ओविडक्ट, यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो एग है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू जाइगोट। ये जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से कहां जाता है? यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए, जहां पे उसका नरिशमेंट होता है, ग्रो करता है इनटू अ एम्ब्रियो। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में पुटअप कर लिया, वेयर डज द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस। ये जो एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो कहां पर नरिश होता है, कहां पे ग्रो करता है? तो इम्प्लांटेशन कहां पर होता है? इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस में ही ये इम्प्लांटेशन होगा, यहां से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो और देन फीटस। ठीक है, ये एक न्यू बॉर्न बेबी,
ये प्रोसेस है। अगर इस फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। एजुकार्ड का अगर आप सैंपल पेपर देखते हैं, सीबीएसई सैंपल पेपर देखेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे, तो वहां पे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इफ दीज एग्स आर नॉट गेटिंग फर्टिलाइज्ड, तो फर्टिलाइज ना होने पे क्या होगा, तो जब फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये एग्स हैं, ये यूट्रस की वॉल को ब्रेक कर देंगे, यूट्रस वॉल को, ठीक है। और क्या होगा, यूट्रस वॉल को जब ब्रेक करेंगे, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, और उस ब्लीडिंग को ही बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हर मंथ आती है गर्ल्स में। और कब स्टार्ट होती है, 10 से 12 ईयर की एज में, और 50 ईयर की एज में वो एंड हो जाती है, यानी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। इसके ऊपर और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं कि जब ये 10 से 12 ईयर की एज में स्टार्ट होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनाज, और जब वो परमानेंट स्टॉप हो जाती है, मेनोपॉज। इतना क्वेश्चन पूछेगा यहां से, और मैं बार बार बोल रहा हूं भी, इतने पार्ट के क्वेश्चन मैंने इसमें बता दिए हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन अब तक पुटअप हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। चलते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है हेरिडिटी चैप्टर से, ठीक है। और हेरिडिटी चैप्टर से क्वेश्चन आया, तो देखते हैं क्या था। इन F2 जनरेशन ऑफ क्रॉस प्रोजेनी having the different traits are produced in 3:1, state whether it is a monohybrid or dihybrid। सबसे पहले तो सर मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्या होता है, तो मोनो का मतलब होता है 1, हाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड, ठीक है। मोनो का मतलब होता है कि यहां पे हम बात करते हैं स्पेशलाइज 1 ट्रेट के बारे में, ठीक है, 1 ट्रेट। जैसे हमारा जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था पी वाला, उसमें हमने टोल या डाफ कैरेक्टर के बारे में बात किया था, तो यहाँ पे सिर्फ हम एक ही कैरेक्टर, एक ही ट्रेट के बारे में बात करेंगे क्रॉसिंग के टाइम पे, ठीक है। डाई का मतलब होता है 2, यानी हमने यहाँ स्पेशलाइज 2 कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे सीड्स के। अब सीड्स में हमने बात की थी उसकी शेप के बारे में और उसके कलर के बारे में, तो 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड, ठीक है। मोनोहाइब्रिड की जो रेशो रहेगी वो हमेशा रहेगी फिनेटिक रेशो 3:1, और इसकी बात करते हैं डाइहाइब्रिड की 9:3:1, ठीक है। ये याद रखना आपको, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड के लिए। बच्चे यहाँ पे मेनली पजल रहते हैं। अच्छा, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड से क्या क्वेश्चन पुट अप करता है कि F1 जनरेशन के बाद अगर हम इसे सेल्फ पोलिनेट होने दें, या F1 जनरेशन के बाद हम इसे क्रॉस पोलिनेट कर दें किसी स्पेशलाइज्ड जीन के साथ, तो ये क्वेश्चन बहुत बार बना है। पिछले अगर सैंपल पेपर आप उठा के देखोगे वाले, ठीक है, इसके ही एजुकार्ड में भी है, अरियल में भी है, तो आपको वहां क्वेश्चन 3 से 4 बार मिल जाएगा अलग अलग सैंपल पेपर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया पैटर्न और नया क्वेश्चन दिख रहा है, और नया क्वेश्चन जहां दिख रहा है आपको पकड़ लो भाई साहब। चलो, अच्छा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सच क्रॉस। आपका एग्जांपल दे दिया, आप एग्जांपल दे सकते हैं। मैंने आपको बताया, जैसे टोल और डाफ कैरेक्टर का बताया आपको मैंने, डाइहाइब्रिड में मैंने सीड की शेप और कलर्स के बारे में बताया, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये हमारा कैसे है, ये हमारा रेशो 3:1 है, तो 3:1 वाला हमारा मोनोहाइब्रिड होता है, ठीक है। चलते हैं, और ऑप्शन में क्या देता है भाई, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था वो, तो 2 मार्क्स में एक और ऑप्शन में दे दिया, इज इट पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड, यानी कोई ट्रेट इनहेरिटेड हुई है, बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन, बट वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं गई है। गिव ए सुटेबल एग्जांपल टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर ये थ्योरी क्वेश्चन में इजी से पूछ रहा है, तो डेफिनेटली आपको आंसर यस और नो में करना है। यस, सम पॉसिबिलिटीज आर देयर, द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद आप एग्जांपल देंगे, और इतने सारे सैंपल पेपर के लिए तो एग्जांपल आपको सारे पता होंगे। सबसे पहला और सबसे इजी एग्जांपल मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था। सो मेंडल जी का एक्सपेरिमेंट में क्या था, पी प्लांट पर, दैट इज पीजोम स्टाइगम पर, when 2 characters of a plant, pea plant, that is tall character and dwarf character, are crossed in F1 generation, then only tall character are appeared in F1 generation। F1 जनरेशन के टाइम पर सिर्फ कौन से कैरेक्टर दिखेंगे आपको, टोल कैरेक्टर। यहां पे टोल भी थे एंड डार्क भी थे, बट आपको F1 जनरेशन में
टोल करेक्टर दिखेगा, कलेक्टर नहीं करेक्टर, और स्लिप ऑफ द टंग, टंग ऑफ द स्लिप। तो आपको क्या मिलेंगे, सिर्फ ये करेक्टर इनहेरिट हुए हैं, कौन से वाले, टोल वाले। क्या ये यहाँ पे डाफ करेक्टर नहीं है भाई, डाफ करेक्टर भी आए हैं, बट दिस करेक्टर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फीलियल वन जनरेशन आर कॉल्ड रिसेसिव करेक्टर। अब ये रिसेसिव करेक्टर है तो ये कब इनहेरिट होंगे, ये होंगे F2 जनरेशन में, यानी फीलियल 2 जनरेशन में आएंगे जब ये सेल्फ पोलिनेट होगा। ठीक है, यहां पर आ जाएंगे ये। अब ये वाला करेक्टर जो हमारा है डाफ वाला, ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा F2 जनरेशन में। बट क्वेश्चन में क्या पुटअप कर रहा है कि इनहेरिटेड है बट एक्सप्रेस नहीं होगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो आपको सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल देना है यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जांपल ले देने तो आप देख सकते हैं कि मदर हैज ब्लू कलर आई एंड फादर हैज ब्राउन कलर आई, ब्राउन आई, एंड द चाइल्ड हैविंग ओनली ब्लू कलर आईज। सो क्या उसके अंदर ब्लू कलर के ये ब्राउन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? डेफिनेटली प्रेजेंट है, बट दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फर्स्ट प्रोजेनी। इस प्रोजेनी में यानी इस ऑफस्प्रिंग में, यानी जो फर्स्ट बेबी है, इस बेबी में ये कैरेक्टर्स ब्राउन वाले नहीं आए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। अब एक ये हो गया, दो हो गए। अब आप ले सकते हैं रेड और व्हाइट पेटल्स का, कि दो प्लांट थे, एक के पेटल्स व्हाइट थे, एक के रेड थे। तो फर्स्ट जनरेशन में रेड वाले कैरेक्टर्स आएंगे, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर्स आए हैं। ये वर्ड जरूर यूज करना आपको, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। उससे ही पता लगेगा कि ट्रेड्स तो इनहेरिट हुई है बट वो एक्सप्रेस, कुछ एक्सप्रेस भी नहीं हो पाया, उन्हें हम बोलते हैं रिसेसिव वाले। तो डोमिनेंट और रिसेसिव वर्ड जरूर यूज करना है आपने। ठीक है, 2 मार्क्स में पुटअप किया हुआ है, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर राइट भी करना है कि सम कैरेक्टर्स which cannot be expressed, these are inherited but cannot be expressed in the first generation are called recessive character। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही दिया है, एग्जांपल पूछा है स्पेशली, तो कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं आप। 3 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। चलिए अब देखते हैं भाई फिजिक्स क्वेश्चन। और फिजिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स क्वेश्चन हमारा हमेशा से सोलेनॉइड में बनता आ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, सोलेनॉइड मुझे पूरा शक है, पूरी शंका है, पूरी मुझे कॉन्फिडेंट है कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखो अब पेपर मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन अगर आप सैंपल पेपर उठा के देखते हो तो डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, क्या था, एक डायग्राम है, होने दो भाई, डायग्राम तो देख ही रहे हम। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल व्हेन द मैग्नेट इज ड्रॉप्ड इन। ये भाई छुटकू सा जो मैग्नेट है, मेरा थोड़ा स्पेस कम रहेगा। अब ये मैग्नेट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको जब एक्सपेरिमेंट बताया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये। ठीक है, यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट बन रहे हैं यहाँ पे भाई, एक फैराडे का लॉ और दूसरा लेंज लॉ। याद रखना, ये अभी तक बहुत कम लोगों ने बताया यूट्यूब पर, तो बट मैं आपको बता रहा हूँ। फैराडे लॉ क्या बोलते हैं कि जब भी कोई मैग्नेट किसी कोइल के पास आता है, ठीक है, तो रिलेटिव मोशन की वजह से उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, जो किससे पता लगता है, गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, तो फैराडे जी ने बताया कि जब ये मैग्नेट पास होता है, आता है, तो ये कोइल एक साइड डिफ्लेक्शन दे देगा। जब ये मैग्नेट दूर जाएगा तो अदर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा। जब ये मैग्नेट स्टॉप होगा, यानी रेस्ट पोजीशन पे होगा, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो ये फैराडे जी ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में और क्या क्या नई चीज है। अब ये भाई मैग्नेट है नॉर्थ पोल का, ये नॉर्थ पोल का मैग्नेट, ये वाला, ये कोइल की टुवर्ड्स आ रहा है। तो लेंज लॉ क्या बोलता है, लेंज लॉ अगर हिंदी में बात करते हैं तो लेंज लॉ क्या कहता है कि भाई जो कॉज ऑफ प्रोडक्शन होता है, कॉज ऑफ प्रोडक्शन मतलब अब ये मैग्नेट है, ये कोइल की तरफ आ रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स होने से यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, अब वो करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो यहाँ पर ऐसी पोलैरिटी जनरेट कर देगा कि वो इस मैग्नेट के मोशन को अपनी तरफ आने से रोक देगा। यानी द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी सच दैट it create a pole in such a way that it oppose the cause of motion। वर्ड क्या बोला मैंने, oppose the cause of motion। भाई मोशन की वजह से ही इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है और वो मोशन को ही रोक देगा। ये तो वही बात होगी, भाई हमें खाना खिला रहे हैं, हमें लात मार रहा है ना, वही बात होगी। तो अब ये मोशन, इसके अंदर करंट किस वजह से आ रहा था, इस मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से। अब ये क्या करेगा, ये ऐसी पोलैरिटी जनरेट कर लेगा कि जो इसके मोशन को ही रोक देगा, यानी नॉर्थ पोल वाले मैग्नेट को रोक देगा।
तो यहाँ पे रोकने के लिए सेम पोलैरिटी होगी, यानी नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल बन गया। अब नॉर्थ पोल बना है, ये तो हमें समझ आ गया। नीचे की तरफ साउथ पोल बन गया, ये भी समझ आ गया हमें। अब उसने पूछा कि करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन। तो भाई हमने कौन सा रूल एक और पढ़ा था, क्लॉक रूल। और क्लॉक रूल क्या कहता है कि नॉर्थ पोल है, यानी वहां पे करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए भैया। और क्या क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं यहां से कि अगर ये मैग्नेट को हम दूर लेके जाए या कोयल को दूर लेके जाए, एक ही बात है। एक ही बात क्यों है सर, दोनों का अलग अलग मोशन है। अरे भाई साइंटिफिक फंडा से देखते हैं, अगर चाहे कोयल को दूर लेके जाओ या मैग्नेट को दूर लेके जाओ, इनके बीच में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो तो चेंज हो गई, कम हो गया। अब मान लो इस मैग्नेट को मैं पीछे लेके जा रहा हूं, हमारे भाई साहब कहां गए, लेंज जी। तो लेंज जी ने क्या बताया, अगर मैग्नेट पास आ रहा है तो पास नहीं आने देगा, उसको आने से रोकेगा। दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाने देगा, ना तो जीने देगा ना मरने देगा। पहले मैग्नेट पास आ रहा था तो पास नहीं आने दिया इसने। अब मैग्नेट ये दूर जा रहा है तो कोयल के अंदर करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, और फिर ये मैग्नेट को खींचेगा। ठीक है, अब क्या होगा भाई, यहाँ पे साउथ पोल बन गया है, तो अब करंट अगेन चलेगा और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन अगेन रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, उस टाइम पर करंट क्लॉकवाइज चलेगा। ये ध्यान रखना भाई, ये क्लॉकवाइज वाला रूल पता होना चाहिए। नॉर्थ पोल ये देखो घुमा के ऐसे होता है, कुछ ऐसे याद रख लेना। नॉर्थ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, साउथ पोल है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट बता दिया मैंने आपको लेंज जी का। अच्छा है, और भूलना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बने हैं, और जो बच्चे साइंस लेने वाले उनके लिए तो स्पेशली, क्योंकि ये टॉपिक फिर से प्लस 2 में आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट द फिनोमेन ऑन विच द ऑब्जर्वेशन इज मेड। अभी किस जो ऑब्जर्वेशन दी है हमने, जो फेराडे जी ने बताई है, ये कैसे हो रहा था, फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा था। ठीक है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब पैदा होना, प्रोड्यूस होना। ठीक है, मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रो यानी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो एक वर्ड में पूरा क्वेश्चन पूछ लिया, आपको ज्यादा इसमें कुछ आंसर नहीं करना था, आपको सिर्फ आंसर देना था, और आंसर भी एक ही वर्ड में आ गया आपका। चलते हैं ऑरेंज कलर ले लेते हैं, ऑरेंज वाला। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आ गया भाई, और अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सोलेनोइड आ गया तो सोलेनोइड का क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता है। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं भाई, हम चेकिंग कर लेते हैं। हमारा कैमरा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, बहुत बढ़िया। इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर दी है हमने। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, कहीं मिलेगा ऑप्शन हमें जूम आउट का, मिल गया। अच्छा, कहता है यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ सोलेनोइड AB, एक AB सोलेनोइड है। ठीक है, व्हाट इज द पोलैरिटी एट द एंड ऑफ A। ये A है, कहता है यहां पे कौन सा पोल बनेगा, कैसी पोलैरिटी होगी। तो अगर हम देखते हैं भाई, यहां से पॉजिटिव से हमारा कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट अगर ये चल रहा है यहां पे कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अगर हम यहां खड़े हैं इस एंड पे यानी A की तरफ, तो हमें ऐसा लग रहा है भी करंट ऐसे चलता आ रहा है, ऐसे चलता आ रहा है। कैसे, ये देखो, ये चल रहा है यहां से, ये, अरे आजा भाई, अरे कहां गया, ये कुछ इस तरीके से करंट चल रहा है, और ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मतलब क्या, आपको करंट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी पूछ रहे हैं कि ये वाला पोल कौन सा बना है आपका। करंट जब आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये कौन सा पोल बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। ठीक है, ये मैंने पूरा आपको देखो एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ कि करंट यहां से चल रहा है। देखो मैंने इसका क्वेश्चन पिछले सैंपल पेपर में भी बताया था, डॉट और क्रॉस से पूरा डिटेल में बताया हुआ मैंने। ठीक है, यहां से करंट चल रहा है, ये कुछ राउंड 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 राउंड, यानी यहां से एंटर कर रहा है। एंटर करने वाले को हम बोलते हैं क्रॉस, एग्जिट लेने वाले को बोलते हैं डॉट, यानी जहां से करंट बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यहां से जलेगा तो हमें ऐसा लगेगा कुछ करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ये पोल हमारा नॉर्थ पोल होगा। बट ये फ्रंट साइड से, ये ध्यान रखना, फ्रंट साइड से, यानी हम ए के एंड पे खड़े हैं,
अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मैंने ये वाला डायग्राम बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं तो कहूंगा मेरे को सबसे प्यारा पिक्चर लगी है। यहां से करंट एंटर कर रहा है, देखो यहां से भी करंट एंटर कर रहा है। अब ये कोयल में चलेगा चलेगा ऐसे, और यहां से लीड आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ये देखो यहां से बाहर निकल रहा है, ये निकल रहा है बाहर, ठीक है। तो ऐसे में कौन सा पोल बनेगा भाई, जहां से आउट हो रहा है, नॉर्थ पोल, ठीक है। इसका रिवर्स भी पूछ सकता है, वो यहाँ पे अगर पोलैरिटी को चेंज कर देगा तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। दिस मस्ट बी टेकन केयर, ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन कहां से निकल रहा है करंट, ये ध्यान रखना। और ये वाला पिक्चर मैं कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लो, इसका वजह से ही आपको आंसर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो ये वाला पिक्चर आप स्क्रीन शॉट ले लो। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते भी आपका, हम सोचते कोशिश करते हैं कि 1 आवर 30 मिनट से पहले या 1 आवर 30 मिनट्स में मैक्सिमम आपका ये टॉपिक पूरा पेपर हो जाए। गिव वन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर द परमानेंट मैग्नेट। तो पूरा डिफरेंस बताया हुआ है हमने इसका नोट्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं, इट हैज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एज कंपैरिजन इसकी बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की, नॉट इनफ, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं, वी कैन चेंज द पोलैरिटी, हम इसकी पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। इसकी पोलैरिटी नहीं चेंज कर सकते, पोलैरिटी फिक्स होती है, जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ ही रहेगा। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और उसको हम इतनी ही जल्दी डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, यानी इमीडिएटली डीमैग्नेटाइज, इसको इमीडिएटली नहीं कर सकते हम डीमैग्नेटाइज। इसके लिए हमें हैमरिंग करना होगा या इसे हीट करना होगा, तब जाके ये खत्म हो जाएगा, मतलब इसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और क्या कह सकते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया, पोलैरिटी चेंज हो गई है, पोल्स को चेंज कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसकी करंट की डायरेक्शन अगर चेंज कर दिया हमने तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। इसकी मैग्नेटिक रिटेंशन पावर कब तक है, मैग्नेटिक रिटेंशन पावर का मतलब है कब तक ये मैग्नेट रहेगा, मैग्नेटिक रिटेंशन पावर कब तक है, टिल द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टिल द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब तक करंट है तब तक ये मैग्नेट रहेगा, जब तक है जहां वो वाला नहीं है, जब तक करंट रहेगा तब तक ये मैग्नेट रहेगा, अदरवाइज एक कोर बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसा इसमें नहीं होगा, इसके पास करंट का कोई लेना देना नहीं है, इसके पास मैग्नेटिक इफेक्ट है तो रहेगा। चलो अब तो 3-4 बता दिए, एक ही पूछा था, अब एक से भले 2, आप 2 लिख के आओ, एग्जामिनर खुश। चलो अब देखते हैं भाई सबसे इजी चैप्टर हमारा जो एनवायरमेंट है। कह रहा था डायग्राम शो द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, कौन सी है स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द लार्जेस्ट अमाउंट, अच्छा लार्जेस्ट भी पूछा है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट पूछा है, तो द इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरोज। आगे कुछ पूछा है, नहीं पूछा है। अच्छा अब यहां देखते हैं, ये हमारा सन है, सन जितनी भी एनर्जी देगा, ये जो प्रोड्यूसर है ये उसका सिर्फ 1% ही एब्सॉर्ब करेंगे, एंड 1% में से मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज कंज्यूम्ड। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं, तो अगर हमारे पास 10,000 जूल एनर्जी आई है, तो 10,000 जूल का 1%, अब 1% कितना होगा 10,000 का, ये लगभग 100 जूल। सो 100 जूल ही एनर्जी यहां पे प्रोड्यूसर्स लेंगे 1%। तो क्या होगा, ये जो थर्ड एरो दिखा रखा है आपको, थर्ड एरो में से क्या होगा, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन मेकिंग फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। सो यहां पे क्या होगा, थर्ड में लोस्ट। अब इसमें से 100 जूल में से सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगी प्राइमरी कंज्यूमर पे। सो 90% कहां गई, 90% वेस्ट हो गई। तो यानी जो थर्ड वाला है, थर्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस। अच्छा अभी 100 जूल का 10% गया, यानी 10 जूल गया प्राइमरी कंज्यूमर पे, ठीक है। अब 10 जूल है, अब नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें क्या जाएगा, ये 10% एनर्जी जाएगी। ये हमारे लिंडेमैन जी ने 10% लो बताया था।
अब 10 जूल का 10% कितना होगा? 10 जूल का 10% यानी 1, ठीक है। तो यहां पे गई भाई 1 जूल, बाकी एनर्जी कहां गई? बाकी वेस्ट हो गई। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके पास है? मैक्सिमम लॉस तो हुआ था थर्ड वाले केस में, मिनिमम एनर्जी किसके पास है और मैक्सिमम किसके पास है? सो मिनिमम एनर्जी की अगर बात करते हैं, जितना ज्यादा ट्रॉपिक लेवल होगा उतनी कम एनर्जी होगी इनके पास। अब यहाँ पे बड़ा ट्रॉपिक लेवल कौन सा है? सेकेंडरी कंज्यूमर का, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3। तो मिनिमम एनर्जी किसके पास है? हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर पर, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये तो पूछ ले मैक्सिमम और मैक्सिमम किसके पास होगी? प्रोड्यूसर्स पे, प्रोड्यूसर्स पे मैक्सिमम होगी। समटाइम पूछ लेता है कि इसको सीक्वेंस में अरेंज करो 1 2 3 4 को, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है। तो ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? 3 के पास। अब 3 तो लॉस हो गया, ठीक है, 3 को हम नहीं लेंगे, ये लॉस हो गया। अच्छा, सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? सबसे ज्यादा एनर्जी 3 के पास होगी, इसके पास होगी, प्रोड्यूसर्स के पास, ठीक है। लॉस कहां होगी सबसे ज्यादा? यहां हो गई। सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको मिली है? 4 को मिली है, ठीक है। तो सीक्वेंस में आप अरेंज भी कर सकते हैं, ये भी पुट अप कर सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। 7वां क्वेश्चन यानी हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन खत्म। अब हमारा हो गया सेक्शन बी स्टार्ट। सेक्शन बी से पहले एक ऑप्शन में क्वेश्चन दिया है, वो कर लेते हैं। इन अ गिवन फूड वेब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी इंटरलिंक्ड फूड चेन, डीकंपोजर्स आर नॉट प्रेजेंट एनीवेयर। इतनी बड़ी फूड चेन दी है, इतनी बड़ी, बट इस बड़ी फूड चेन में कहीं पर भी क्या नहीं दिया है? डीकंपोजर्स नहीं दिए हैं। तो उसका रीजन क्या है? सबसे पहले पता होना चाहिए डीकंपोजर्स होते क्या है। डीकंपोजर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म which feed on dead plant and animal, plant and animal, या सिंपल कह सकते हैं आप ऑर्गेनिक मैटर। यहां लिख देता हूं ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, ये तो इनकी खासियत होगी कि डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इनकी रिकॉग्नाइजेशन होगी कि डिकम्पोजर्स कौन है, कि जो प्लांट्स और एनिमल किसी को भी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन एंटर या दे कैन इंटरेक्ट विद या इन ईच ट्रॉपिक लेवल, हर ट्रॉपिक लेवल में अपना इंटरफेयर कर सकते हैं। कैसे? एग्जांपल दे देते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की, सो ये जितने भी डीकंपोजर्स हैं, डीकंपोजर्स कैन डिके और कंज्यूम प्रोड्यूसर्स, hence consider in ट्रॉपिक लेवल 2। ये ट्रॉपिक लेवल 2 में आ गए, ठीक है। सेम एज ये हर्बीवोरस को अगर ईट कर रहे हैं, यानी कोई रैबिट है, रैबिट की डेड बॉडी है, उसको ईट कर लिया, ठीक है, तो वहां 3 में आ गए। कार्निवोरस की, एनिमल्स की जो है उनको ईट करा तो 4 में आ गए। टर्शरी की है, जो टर्शरी एनिमल्स होते हैं उनको ईट करा, फिर आगे उनके आगे। तो भाई हर ऑर्गेनिज्म हर ट्रॉपिक लेवल में इंटरफेयर कर रहे हैं, इस वजह से इसको हमने डीकंपोजर्स को किसी भी ट्रॉपिक फूड चेन में नहीं रखा है, यानी क्योंकि ये किसी भी फूड लेवल में, किसी भी ट्रॉपिक लेवल में एंटर कर रहे हैं। सो वी डिड नॉट प्लेस इट इन द फूड चेन। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कई बार यहां से डीकंपोजर की डेफिनेशन पूछ लेगा। अब डेफिनेशन नहीं पूछा है, उसने पूछ लिया कि हमने डीकंपोजर्स को यहां नहीं रखा है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली हर फूड चेन के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब हमारा ये हो चुका है हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए के बाद चलते हैं हमारे सेक्शन बी पे चलेंगे। अरे सेक्शन बी नहीं दिखा हमें, लिखा हुआ, कोई बात नहीं। चलो सेक्शन बी यानी हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले यहां से, और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बनता है। चलिए, वीडियो अभी तक चल रही है, बहुत बेहतरीन। Give reason for the following based on the household circuit and appliances. Tungsten is used for almost exclusively for filament of electric lamp. अच्छा, इलेक्ट्रिक लैंप की बात करी है, इसमें फिलामेंट होता है, ठीक है। अब लैंप का वर्क क्या होता है? लैंप का वर्क होता है ग्लो करना या लाइट को एमिट करना। और ये लाइट को एमिट कब करेगा? पहले तो ये सोचने की बात है,
ये लाइट को तब एमिट करेगा जब ये करंट को यूज करेगा, कंज्यूम करेगा। कंज्यूम करने के बाद अगर ये ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा ये हीट करेगा, और हीट करने से ये ग्लो करना लगेगा, यानी लाइट को एमिट करेगा। तो डायरेक्टली जो फंडा है वो लैंप को ग्लो करना किससे है? हीटिंग इफेक्ट से, ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट अब हीटिंग इफेक्ट तब होगा जब इसके पास ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। मतलब अगर किसी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? वो मेल्ट हो सकता है। तो टंगस्टन का सबसे पहला रीजन क्या इसको यूज करने का? बिकॉज टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहां आप रीजन दे सकते हैं, टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। एंड सेकेंड रीजन, अच्छा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ज्यादा करंट को कंज्यूम करेगा, तो करंट कम कंज्यूम कर रहा है जब उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। तो दूसरा है भी, इट हैज हाई रेजिस्टिविटी, या रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन इज हाई ड्यू टू विच it consume more current which ultimately convert into heat, and that heat glow the filament। समझ आया पूरा कंसेप्ट? चलो अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पुट अप करता है। कहता है द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड अप ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल। भाई प्योर मेटल को हम यूज नहीं कर रहे हैं, अब टोस्टर में एलॉयज को यूज कर रहे हैं। तो एलॉयज देखो, अब हीटिंग इफेक्ट यहां पे भी आ गया, ठीक है। अब एलॉयज को हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो उसका भी रीजन यही है कि वी आर यूजिंग एलॉय, पूरा रिप्रेजेंट करेंगे कि एलॉय का यूज क्यों कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ क्या रीजन हो सकता है? हीटिंग इफेक्ट है यहाँ पे। तो हीटिंग इफेक्ट किसमें ज्यादा बेटर होगी? एलॉयज में, बिकॉज ऑफ एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल। प्योर मेटल से बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है और बहुत ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, देखो, तो इसलिए मेल्ट भी नहीं होते। तो इसलिए हम एलॉयज को यूज करते हैं देन प्योर मेटल्स को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज इन द डोमेस्टिक सर्किट। भाई हमारे घर के जितने भी डोमेस्टिक सर्किट है, लास्ट सैंपल पेपर में भी केस स्टडी में आया हुआ था क्वेश्चन कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम क्यों नहीं यूज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। तो उसका दो रीजन है भाई इसके। अब ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, लाइक हमारे डेकोरेटिव लाइट्स होती है जो, ठीक है, जिसे आप लिया कह देते हो। अब ये जो भाई एक बल्ब है, मान लो ये वाला बल्ब है, हम ले लेते हैं ये वाला बल्ब। ये वाला बल्ब फ्यूज हो चुका है, ठीक है। तो करंट अब सीरीज में क्या होता है? सीरीज में हर एप्लायंस में करंट सेम रहता है, ठीक है। तो जो करंट यहां से गया था वो ये सेम रहेगा, बट यहां पे क्या होगा? इसके फ्यूज होने से ये सर्किट ब्रेक हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है? जितने भी अदर अप्लायंसेस हैं वो वर्किंग में नहीं होंगे, तो इसलिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज नहीं करते हैं। तो पहला रीजन रहेगा, इफ एनी अप्लायंसेस गेट ब्रोकन और फ्यूज्ड देन all other appliances stop working। पहला रीजन, रुक जाएंगे भी सारे। अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि सेम करंट चलेगा हर अप्लायंसेस में। अगर भाई सबकी रिक्वायरमेंट एक जैसी है, लाइक छोटे ये बल्ब होते हैं जो लड़ियों के, जो ये डेकोरेटिव लाइट होते हैं, इनका सबका रेजिस्टेंस लगभग सेम होता है, सेम बल्ब होते हैं। बट अगर मैं कहता हूं कि भी एक फैन है और उसके सीरीज में बल्ब लगा दिया और यहाँ पे भाई एसी लगा दिया, क्या क्या इन सभी को सेम करंट चाहिए? नहीं भाई, फैन थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करेगा, बल्ब थोड़ा कम करेगा। एलईडी बल्ब की बात करते हैं, ठीक है। और एसी ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा, बट सीरीज में तो करंट सेम रहता है। तो ये भी प्रॉब्लम आ गई, बिकॉज ईच अप्लायंसेस हैव देयर ओन लिमिट्स ऑफ करंट, ओन यूटिलिटी ऑफ करंट, सो वी कैन नॉट यूज दिस
सर्किट इन डोमेस्टिक सर्किट, वी कैन नॉट यूज सीरीज अरेंजमेंट इन डोमेस्टिक सर्किट। तो दूसरा रीजन ये रहेगा, ऑल appliances has their different current utility, but in series same current is flown, बेहतरीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। कोई बात नहीं भाई, ये इसलिए दिया ताकि आपको ब्यूटीफुल सी पिक्चर दिखती रहे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। अच्छा, इसे क्राउन स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, क्राउन। अभी बनता कैसे ये जरूरी है, ये आपको बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। सल्फर जो नंबर होता है इसका होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 286, यानी सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, एक इस वाले सल्फर से, एक इस वाले सल्फर से। तो अब ये वाला जो सल्फर है ये नेक्स्ट सल्फर के साथ शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो ये म्यूचुअली शेयरिंग करने से 8 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ये पूरे 8 एटम्स का मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्राउन स्ट्रक्चर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और ये इसका अरेंजमेंट है, ये किस तरीके से अरेंज हुए पड़े हैं, देखो ये कुछ क्राउन जैसा स्ट्रक्चर लगेगा आपको। अच्छा, इसको याद कैसे करना है, जब मैं छोटा था, जब मैं 9th 10th में था, तो मैंने कुछ ऐसे याद किया, जैसे डब्ल्यू स्ट्रक्चर, ये डब्ल्यू बनाया और ये डब्ल्यू बना दिया। जहां पे भी मीटिंग पॉइंट है वहां पर आपका एक सल्फर होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, कहां रह गया आपका 8, ये रहेगा। ये आपका डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना, डब्ल्यू तो सुनी दिया। डब्ल्यू का क्राउन स्ट्रक्चर कैसे सीखना है, ये रहा आपका, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पेंटेन। पहले आइसोमर्स की बात करते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स आर कार्बन कंपाउंड having same molecular formula but a different structural formula, अब ये क्या बीमारी है सर, भाई फॉर्मूला तो सेम रहेगा, कौन सा फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, यानी जो जिससे वो बना है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। अब हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है पेंटेन का, पेंटेन यानी सर कितने कार्बन होंगे आप बताएंगे, पेंटेन में होंगे भाई 5, ठीक है। तो 5 कार्बन वाला है C5H12। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है भाई इसका, 1 2 3 4 5, ये हाइड्रोजन लग गया आपके। काउंट करेंगे सेम रहेगा इसमें सभी में, आप काउंट कर लोगे टोटल मेरे हिसाब से तो 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 1 2 3 4, ये जो 5th वाला है ये नीचे लग गया, ये 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, एक हाइड्रोजन कहां गया है, क्या एक हाइड्रोजन इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया, इसको बोलते हैं नियोपेंटीन, पेंटेन। अच्छा, एक और रहेगा आपका आइसोपेंटेन। अब आइसो में क्या होगा, 1 2 3, एक नीचे लग जाएगा कार्बन, एक ऊपर लग जाएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये बन गया आपका आइसोपेंटेन। मतलब एक मिथाइल ग्रुप ऊपर लगा हुआ, एक नीचे, यानी डाई मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं नंबर 2 पर, 2 नंबर के कार्बन पे डाई मिथाइल ग्रुप लगे हैं, या आपको हो गया एक और, ये इसका आइसोमर्स हो गए, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, 1 2 3 4, यहां पे लग गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
ये बन गया एक तो भाई आपका। अच्छा कोई गलती रहती है, 3 3 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, सब में यही है भाई। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलो, अरे यहाँ नहीं, ये रहा, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे भी 12 है, 11 नहीं था, ये ठीक है। तो अब ये जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं इसके, ये सारे हो गए आइसोमर्स। अब सभी में अगर आप काउंट करोगे तो सभी में हाइड्रोजन 12 रहेंगे, कार्बन 5 रहेंगे, ठीक है, बस अरेंजमेंट अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अच्छा क्वेश्चन था अभी ये। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसका नेक्स्ट पार्ट। पहले राइट द टू एग्जांपल ऑफ माइक्रोक्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। अब ये माइक्रोक्रिस्टलाइन क्या होता है? माइक्रो का मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि हम इसे नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब हार्ड स्ट्रक्चर। So microcrystalline structure are that structure which cannot be seen by naked eyes. It can be only seen by the microscope. और बात करते हैं कार्बन की। So कार्बन में कॉक, चारकोल, ठीक है, एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हम नहीं दो करना कंसिडर करते हैं, तो चारकोल और कोक ले सकते हैं कि दो ये ऐसे फॉर्म है। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे फुल रिंग क्यों नहीं आया, ठीक है, डायमंड क्यों नहीं आया? भैया हम यहाँ पे माइक्रो क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं। माइक्रो का मतलब बहुत ही छोटा साइज है, तो उसमें कोक हम और चारकोल लेंगे हम स्पेशली, ठीक है। ग्रेफाइट के फाइन पार्टिकल्स की आगे बात करते हैं तो लेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अगर आप बोलोगे पेंसिल का सिक्का लेड ले लिया, नहीं, वो माइक्रो, वो हार्ड जरूर है, ठीक है। माइक्रो की बात करते हैं तो फाइन पार्टिकल्स कंसीडर होंगे उसमें, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन था ये वाला हमारे लिए। कुछ और के ऑप्शन देखते हैं। एक एलिमेंट्स बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 14 से। 14 के नीचे सबसे पहला आता है भी कार्बन, फिर सिलिकॉन, जिनके पास कितनी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, इनकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में, नंबर 14 होता है। तो कहता है थर्ड पीरियड, ये भाई हमारा आता है सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में हमारा आता है सिलिकॉन। तो कहता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में राइट द सिंबल एंड द वैलेंसी ऑफ मेटल। तो सिंबल हो गया इसका Si और वैलेंसी कितनी हो गई 4। इसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और एक कैसी बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? ये करेगा भाई कोवलेंट बॉन्ड, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगी, म्यूचुअल शेयरिंग से। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। How does the atomic size of elements vary along the period? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एटॉमिक साइज पे शायद ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है आपका। तो एटॉमिक साइज एलिमेंट्स का कैसे चेंज होता है पीरियड्स में? आज ही किया है। पीरियड्स में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं बबुआ, तो क्या होता है? आज ही बताया है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सर बढ़ जाता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज के बीच में इंटरेक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। पर यूं कह लीजिए कि आप जैसे लेफ्ट से राइट चलते हैं कि आपने खाना भर लिया है, ठीक है, पूरा भर लिया चार्ज, तो और कैपेसिटी होगी आपका? नहीं, पेट तो बढ़ गया लेकिन कैपेसिटी खत्म होगी ना। तो वही चीज है, लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। चार्ज बढ़ने से क्या हुआ? अरे ये क्या हो गया? जादू, जादू कहां गई मेरी स्लाइड? ये अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड करके रखेगा, और एज कंपैरिजनली क्या होगा? साइज थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इट हो? Why Mendel left some space, left some place empty in the periodic table? So भाई उसने कुछ स्पेस को क्यों खाली छोड़ दिया था? Because he predicted that these, या few कर लेते हैं, few new elements will be discovered in future whose property
fits into this slot. जो भी उसने 3 स्पेस छोड़े थे, उन्हें क्यों छोड़े थे? तो उसको ऐसा लगता था कि फ्यूचर टाइम में भाई डेफिनेटली कोई ना कोई एलिमेंट तो डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टी इस स्लॉट में, छोड़े स्पेस में फिट हो जाएगी। और कौन कौन से एलिमेंट थे? उसने उसको नाम रखा था एका से, जो संस्कृत वर्ड है, ठीक है। एका बोरोन, एक का नाम रख दिया एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, ठीक है। तो ये 3 थे, स्कैंडियम हो गया, गैलियम हो गया और जर्मेनियम हो गया। ये 3 एलिमेंट थे। अब एका बोरोन की जो प्रॉपर्टी थी वो मतलब स्कैंडियम की जो प्रॉपर्टी, अरे स्कैंडियम की प्रॉपर्टी बोरोन जैसी थी तो उसने दे दिया एका बोरोन। एका एल्यूमिनियम गैलियम आ गया और एका सिलिकॉन की जगह आ गया जर्मेनियम। ये 3 एलिमेंट थे, इनको याद रखेंगे बच्चा, 3 एलिमेंट को, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर लिया है क्वेश्चन नंबर 10। In our society, the woman and the wife is blamed for the giving a birth of a girl child, not for the boy child. Boy child के लिए भाई boy सबको boy child चाहिए, girl child किसी को नहीं चाहिए, है ना? Prove scientifically that it is actually the man or a husband is responsible for the birth of a girl child, not for the boy child. So what is actually happening? Male having the heterous gametes. Heterous gametes का मतलब क्या है? 22XX plus 1XY chromosomes. But if we talk about the females, it has 22XX plus third pair is also a XX. Now when the X chromosomes from the male side या X gamete की बात करते हैं, X gamete from sperm fuse egg containing X chromosome, then during this cross girl child will be produced. But if the male is contributing X chromosomes or Y chromosomes या Y gametes in chromosomes and same chromosomes is participated by same मतलब जैसा वो पहले दे रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था, यानी X chromosomes. So when these Y chromosomes fuse the egg of containing X chromosomes, then child will be boy. It means the mainly reason for the taking birth of a boy child is Y chromosomes, and this Y chromosomes is only contained in male gamete, not in female gamete. It means किसको responsible होना चाहिए इस चीज के लिए? मेल को, ना कि फीमेल को। और भाई ये मेरे ख्याल से आई थिंक बात करते हैं तो ये 6th यानी 6th टाइप का क्वेश्चन है। बस 6 क्वेश्चन ऐसे बन चुके हैं जो घुमा के पूछे जा रहे हैं। डायग्राम जरूर बनाना इन क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा थ्योरी जरूर राइट करना अगर ये 2 या 3 मार्क्स में पूछता है कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस सबको थ्योरी में कन्वर्ट करना है आपने। एंड आप तो बेहतर है यार, आपको सारा पता है इस चीज के बारे में। चलो आदित्य 11th क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक मोटर है, रोटेटिंग डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बिल्कुल सही है भाई, हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी, बटन दबाया मोटर चल गई, पंपिंग हो गया मोटर, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है हमारी कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, स्टेट द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। अब स्प्लिट रिंग नहीं देगा तो वहां पे वो कम्यूटेटर दे देगा। तो कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड continually supply it provide continually current to armature coil, या सिंपल कह सकते हैं it provide current to coil। कौन सी coil? armature coil। या it reverse the direction of current, it reverse the direction of current when coil rotate। जब coil रोटेट होती है तो जब उसका एक एक्सिस लाइक ए बी वाला पार्ट है, जब ये उस साइड चला गया तो इसको कंटिन्यूटी सप्लाई करने के लिए यानी एक पूरा फुल रोटेशन कराने के लिए क्या करता है? ये कम्यूटेटर है, ये क्या करता है?
सप्लाई करता है करंट की। ये इसको हम और बेटर तरीके से लिख सकते हैं, तो ड्यूरिंग हाफ टर्न ऑफ आर्मेचर कॉइल स्प्लिट रिंग प्रोवाइड करंट फॉर फुल रोटेशन। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है भाई। तो फुल रोटेशन देने के लिए स्प्लिट रिंग क्या करता है, कार्बन ब्रश के थ्रू करंट की सप्लाई करता है, ताकि जो रोटेशन हाफ हुआ है वो फुल हो जाए। हमसे तो नहीं होगा भाई इतना, वो फुल हो जाए। कुछ इस तरीके से देखो, ये अगर कोयल है, अब ये 180 डिग्री पे रोटेट हो चुका है, ठीक है। अब जो यहाँ पे स्प्लिट रिंग था जो इसके साथ कनेक्ट था, अब वो इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। पोलैरिटी चेंज हो गई है, तो पोलैरिटी चेंज होने से क्या होगा, अब इसको कैसा करंट मिलेगा जिससे घूम जाए दोबारा से, यानी हाफ टर्न हो गया। तो कंटिन्यूटी रोटेशन के लिए करंट सप्लाई करता है हमारा कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं ध्यान से, कि चल रही है वीडियो बढ़िया। इन विच वेज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर कैन बी इंक्रीज। स्पीड ऑफ मोशन का मतलब है फोर्स। फोर्स को इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो फोर्स को इंक्रीज करने के लिए हम फर्स्ट पॉइंट क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा सकते हैं, यानी वी कैन अप्लाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड वन, अब कोयल है जो कॉपर की बनी हुई है, ठीक है, तो अगर हम उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें तो डेफिनेटली फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। थर्ड पॉइंट, करंट चलेगा भाई कोयल से तभी तो मोशन होगा ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हैं, यानी इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ करंट। स्ट्रेंथ ऑफ करंट, तो ये तीन फैक्टर है जिससे क्या होगा, फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस होगा। भाई सिंपल सी बात है, जब लाइट ज्यादा होती है तो मोटर जल्दी चलती है। मोटर के हम कोई सर्किट की भी बात करते हैं, लाइक हमारे बल्ब या लाइट है, लाइट अगर डिम होगी, करंट कम होगा तो क्या होगा, ये भी ग्लो कम देंगे। तो ऐसे ही मोटर की कोयल के साथ है, अगर उसमें हम चाहते हैं कि फोर्स इंक्रीज हो जाए या मोशन ज्यादा रहे, तो हम या तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे या स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, या इसके साइड में जो लगे हुए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड पार्ट, अच्छा 12th क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है और 12th क्वेश्चन भी मोटर से दे दिया है। तो इस क्वेश्चन, इस वाली वीडियो में भाई हमारे पास मोटर के पास 2-3 क्वेश्चन आ गए। अब देखते हैं मोशन में क्या और क्वेश्चन आया इसकी मोटर पे। द वायर इन दिस फिगर बिलो इज बीइंग मूव्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जा रहा है थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड सो एज टू प्रोड्यूस द इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट, ये जनरेटर की बात कर रहा है, वैसे हमारे टॉपिक में नहीं आएगा करंट के बारे में, ठीक है। राइट हैंड रूल आ सकता है बट जनरेटर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। वो कह रहा है कि जो बीइंग मूव्ड डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गई है इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने के लिए। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ मूविंग वायर एट द हायर स्पीड, मूविंग वायर विद द हायर स्पीड। व्हाट वुड बी द इफेक्ट, क्या इफेक्ट होगा मूविंग वायर विद द हायर स्पीड। अगर ये जो वायर है जो इसके बीच में आर्मेचर कॉइल है, कहां गई, यहां पे जो आर्मेचर कॉइल है। अभी देखो ये क्वेश्चन करके आए थे पीछे कि अगर फोर्स ज्यादा चाहिए हमें तो करंट ज्यादा देना चाहिए, ठीक है। अगर करंट ज्यादा देंगे तो फोर्स ज्यादा होना चाहिए, तो वही पुट अप कर लिया कि मूविंग वायर, मूविंग वायर का मतलब यहाँ पे कॉइल की बात कर रहे हैं, आर्मेचर कॉइल एट हायर स्पीड। अगर फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो पहला आंसर रहेगा मोर करंट विल बी प्रोड्यूस, मोर करंट will be produced। सेकेंड पार्ट क्या पुट अप करता है, मूविंग द वायर अपवर्ड रेदर देन डाउनवर्ड। भाई अगर जो कोयल डाउनवर्ड जा रही थी पहले, वो अपवर्ड जाने लगे तो क्या होगा, अपवर्ड जाने से डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी चेंज या विल बी रिवर्स। भाई अब सिंपल सी बात है, अब जो कोयल नीचे जा रही थी उसकी डायरेक्शन एक होगी, ठीक है। अब कोयल ऊपर जा रही तो उसकी डायरेक्शन भी तो चेंज हो जाएगी ना, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। थर्ड वन, यूजिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, अब भी करके आए थे पीछे टॉपिक
स्ट्रॉन्गर मैग्नेट से अमाउंट ऑफ करंट भी ज्यादा हो जाएगा, अमाउंट ऑफ करंट विल बी मोर या स्ट्रेंथ ऑफ करंट विल बी मोर। ठीक है, अब रिवर्स क्वेश्चन पुट अप कर लिया और कुछ नहीं था। ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रहा है क्वेश्चन, एक बार रीड करेंगे आप। तो क्वेश्चन दे रहा है भाई हमारे पास, द गिवन फिगर शो अ डीसी मोटर मॉडल यूज्ड बाय स्टूडेंट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द टू एंड्स ऑफ द coil are fixed a pair of curved elastic metal strip। अब यहाँ पे दो स्ट्रिप दे दी है, ये एक तरीके का आपका स्प्लिट रिंग का काम कर रहा है। ठीक है, कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई विद द रियोस्टेट। यहाँ पे हमारा ये की लगी हुई है, सर्किट बंद हो गया है, और यह हमारा रियोस्टेट यानी वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्या स्टेट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कोयल व्यूड फ्रॉम फ्रंट। अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो कोयल किस डायरेक्शन में जाएगी। देखो अब बात करी है उसने डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, रोटेशन का मतलब क्या है भाई, मोशन, मोशन का मतलब क्या है, फोर्स। और फोर्स हम कौन से लॉ से निकालते हैं, फ्लेमिंग जी के लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, अब डायग्राम पे चलते हैं, लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगता है देखते हैं। अच्छा, अब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेगी। ठीक है, इफ वी होल्ड आवर हैंड सच लाइक दैट, दिस शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर नहीं है, हमारा इधर है, रिवर्स हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा करंट है, ये हमारा करंट है। तो करंट किधर चल रहा है देखते हैं आप, पोलैरिटी ये है अभी करंट की, तो करंट कुछ इस तरीके से चलेगा कोयल में, ये जा रहा है हमारा इस तरीके से कोयल में, ये इस तरीके से। अच्छा, अब आ गया हमारे पास ये एफ बी एंड आई। अच्छा, एफ चल रहा है इधर की तरफ, करंट चल रहा है इधर की तरफ, तो ये वाली कोयल ऊपर की तरफ जाएगी, ये वाली कोयल साइड नीचे जाएगी। यानी अगर हम इसको ए बी सी डी नाम देंगे तो ए बी साइड होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा, सी डी साइड नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, रिपीट करते हैं भाई, ये हमारा था, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा करंट है। ठीक है, अब हमारा रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, इधर इधर, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर चल रहा है, करंट इस तरफ चल रहा है, तो फोर्स ऊपर की तरफ चलेगा। तो यानी कोयल का जो ये वाला साइड है, कोयल का जो ये वाला साइड है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला साइड नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये 180 डिग्री ऐसे घूम जाएगा। चलिए अब क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा भी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, कहता है स्टूडेंट इज स्टिल टेस्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ यूजिंग द मेटल स्ट्रिप्स इन द मॉडल, व्हाट इज ही ट्राइंग टू अचीव। वो क्या अचीव करना चाह रहा था, क्या सोचना चाह रहा था, उसकी फिजिबिलिटी का मतलब वो क्या प्रैक्टिकल लर्निंग करना चाहता था। ही वांट टू अचीव द रोटेशन ऑफ कॉइल, वो कॉइल की रोटेशन देखना चाह रहा था कि वो प्रैक्टिकली कैसे काम कर रही है, किस रूल लग रहा है, कौन सा रूल लग रहा है, किस तरीके से मोशन हो रहा है। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा किसका, अरे लास्ट क्वेश्चन का मतलब 15 क्वेश्चन है हमारे पास अभी। लास्ट क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स सेक्शन बी का, जितने भी हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उसका ये हमारा लास्ट पार्ट है, उसके बाद केस स्टडी हो जाएगा स्टार्ट। The government has taken an initiative for the management and disposal of waste. ठीक है, suggest 4 method to manage the garbage। अब गार्बेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, सबसे पहले जो हमारे सीवेज में वेस्ट जाता है वो तो नाला नहीं है, तो सीवेज के वेस्ट को, सीवेज वेस्ट को मैनेज करना है। फर्स्ट पॉइंट, जो वेस्ट हमारा यूज हो सकता है, लाइक आपकी प्लास्टिक बोतल से, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं। कुछ वेस्ट है भी हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें रिसाइकल को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, अब कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं कि हम उसको यूज नहीं कर सकते, उसको हम हाई टेम्परेचर पर बर्न कर देते हैं। जैसे कि आपका हॉस्पिटल की इन्फेक्टेड सिरिंज होती है, केमिकल्स की बोतल्स होती हैं, तो हाई टेम्परेचर पे बर्न करने को बोलते हैं इंसिनरेशन। कोशिश करना कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूज नहीं करना है, तो यानी उसको रिड्यूस कर देना है उसके यूज को। चलो, दिस इज ऑल अबाउट कि 4 पॉइंट्स बहुत सफिशिएंट है। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं,
अच्छा और भी क्या यूज कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट को लैंडफिल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पार्ट, हाउ आर द मोस्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट इन द अर्बन एरिया डिस्पोज ऑफ। जो अर्बन एरिया मतलब शहर की अगर बात करते हैं तो शहर में जो सॉलिड वेस्ट होता है उसका क्या करते हैं, दिस सॉलिड वेस्ट कैन बी यूज्ड टू फिल dug or fill holes in land। अब होल्स का मतलब ये नहीं कि आर पार का होल है, यहाँ पे होल्स का मतलब है जो दर बड़े बड़े गड्ढे हैं उनको भरने के लिए, इन सिटी, सो एज टू मेक इट यूज फॉर फ्यूचर पर्पस। अब फ्यूचर पर्पस में कहाँ यूज हो सकता है भाई, जहां पे वो गड्ढे थे उन गड्ढे को भर के हम उसे पार्क में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब बिल्डिंग तो नहीं बना सकते उसके ऊपर कि वेस्ट है, वहां पे वो जो लूज वेस्ट होगा वो बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है, मतलब उसकी नींव स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है, तो हम उसको पार्क की तरह यूज कर सकते हैं। वहां पे हम कुछ एग्रीकल्चर तो नहीं पॉसिबल होगा वहां पे क्योंकि वेस्ट है सारा का सारा। ठीक है, तो मेनली हम उसको पार्क की तरह यूज करते हैं। चलिए, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एक बार हम देख लेते हैं हमारी वीडियो चलती है कि नहीं। बिल्कुल चल रही है। चलो भाई, अब केस स्टडी देखते हैं। और केस स्टडी में मतलब मैं कहता हूं कि आपको या तो इसके लिए पूरी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तभी आप कर पाएंगे। और मैं इसे बोलता हूँ ये फ्री के भी हैं, फ्री के मार्क्स हैं क्योंकि यहाँ पे आपको हिंट मिल जाएगा। और अगर आपने टॉपिक अच्छे से स्टडी करा होगा, वैसे तो हिंट मिल ही जाएगा, तो डेफिनेटली आप इसमें से फुल स्कोर कर पाओगे, फुल स्कोर। ठीक है, तो ये फ्री मार्क्स वाले क्वेश्चन को पूरा डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्या पुटअप किया हुआ है। चलो करें स्टार्ट। तो करते हैं सेक्शन सी स्टार्ट। इन द मेंटल एक्सपेरिमेंट ऑन द स्वीट पी प्लांट हैविंग एक्सियल फ्लावर विद द सीड्स, ये सीड्स थे इसके जीन्स थे जो, ठीक है, एंड टर्मिनल फ्लावर्स, और टर्मिनल फ्लावर्स थे विद द रिंकल्ड सीड्स जिसके जीन्स हैं दिस वन, वर क्रॉस। भैया ये जीन थे दो, ये वाले और ये वाले जीन्स को हमने क्या किया, क्रॉस किया। कंसीडर द क्रॉस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ द F1 प्रोजेनी। अब इसका फिनोटाइप क्या होगा, तो ये वही रहा इसका कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल आर कैपिटल आर। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या बनेगा भाई, तो बनेगा कैपिटल ए कैपिटल आर स्मॉल आर, ये रहेगा भाई फिनोटाइप। व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन में ये जीन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राइट डाउन द फिनोटाइप रेशियो, फिनेटिक रेशियो F2 प्रोजेनी। अब इसकी फिनेटिक रेशियो, अब फिनेटिक रेशियो अगर हम देखते हैं, अब यहाँ दो कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं हम। ठीक है, दो कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं। कहां गया हमारा पीछे, देखो राउंड सीट्स के बारे में कर रहे हैं, रिंकल सीट्स के बारे में कर रहे हैं, एक्सियल और टर्मिनल दोनों की बात कर रहे हैं, एक्सियल और टर्मिनल की बात कर रहे हैं। ये रहा एक्सियल टर्मिनल में भी डाई कैरेक्टरिस्टिक यानी डाई हाइब्रिड में हमने क्या बताई थी रेशियो, ये रेशियो हमारी फिक्स रहेगी 9:3:3:1। phenotype ratio. Write the phenotypes of the F2 progeny produced when the members of F1 progeny is self-pollinate. जब सेल्फ पोलिनेट हो गया तो कौन कौन से बनेंगे भाई, देखते हैं हमारे पास कौन से थे, एक्सियल, राउंड एंड टर्मिनल रिंकल्ड। ये क्वेश्चन देखो राउंड अबाउट वे में पूछा हुआ आपसे, जैसे आपका राउंड येलो सीड्स और रिंकल्ड ग्रीन थे ना, वैसे ही है आपका। तो कौन कौन सी जनरेशन बनेगी भी इनकी क्रॉस से F2 जनरेशन में, ये बनेगी एक्सियल राउंड, एक्सियल रिंकल्ड, राउंड टर्मिनल एंड रिंकल टर्मिनल। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अच्छा यहां से देखो एक्सियल है, एक्सियल वाले हैं तो राउंड वाले एक्सियल बन जाएंगे, राउंड वाले टर्मिनल, अच्छा राउंड टर्मिनल भी नहीं, ये आ गए राउंड टर्मिनल आ गए, एक्सियल हमारे रिंकल्ड आ गए,
अब बचे यहाँ पे कहाँ की पेंसिल हमारी, टर्मिनल रिंकल। ठीक है, एक्सियल राउंड आगे, एक्सियल रिंकल्ड आगे, राउंड टर्मिनल आगे, राउंड रिंकल्ड आगे। ठीक है, चलो ये बन गया हमारे F1 प्रोजेनी के सेल्फ पोलिनेशन के बाद F2 प्रोजेनी में क्या क्या केस आएंगे, क्या क्या केस आएंगे, ये केस आएंगे। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका आया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से। ठीक है, अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या क्या आते हैं देखते हैं। कहते हैं कि 18 सेंचुरीज में 31 एलिमेंट्स थे, 31 that were known, but 1865 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिकम इंक्रीज, ऑलमोस्ट डबल हो गए, यानी 63 हो गए। At present 118 elements are there and few names are unknown to us, हमारे को नहीं पता उनका नाम, मतलब उसके बारे में रिसर्च चल रही है। With a such number of elements it becomes very difficult to study each element and it is its finite compounds individually, और ये अपने इनफाइनाइट कंपाउंड्स बनाते हैं। अब इतने सारे एलिमेंट्स को कैसे लर्न करना है, तो उसके लिए कुछ ना टेक्निक्स तो बनाई होगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब ये पीरियोडिक टेबल का ऑर्गेनाइजेशन क्यों किया गया है। सो एज टू अंडरस्टैंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स। भाई इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इनकी उनको किस तरीके से लर्न करना है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन कैसे याद करेंगे, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन क्यों किया है, उसको हमने एक स्पेशल पीरियड्स में और स्पेशल ग्रुप में हमें अलाइन कर दिया ताकि हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर सके, समझ सके, उनको लर्न कैसे कर सके, इसलिए पीरियोडिक टेबल का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, which properties of elements depends upon the electronic configuration of atom। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें क्या पता लगता है, कौन सी प्रॉपर्टी का पता लगता है भाई, ऑलमोस्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये कैसे होगा, एग्जांपल देता हूं आपको मैं। आप जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं, लाइक लिथियम की ही बात कर लेते हैं, सोडियम की बात कर लेते हैं। इनकी कन्फिग्रेशन है 281, दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये दोनों के दोनों कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव बन जाएंगे, यानी केटायन बन जाएंगे। अभी किस तरीके की बॉन्डिंग बनाएंगे, ये मेटल्स हैं, तो मेटल्स हैं तो ये डोनेट करेंगे और ये बनाएंगे नॉन मेटल के साथ आयोनिक बॉन्ड। जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो सोडियम क्लोरीन को डोनेट करेगा और एक आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्या क्या पता लगता है, हमें उसकी बॉन्डिंग पता लगता है, किस टाइप का कंपाउंड वो बनाता है, वो फिजिकली किस नेचर का है, किस तरह के आयोन्स बनाएगा, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस फॉर्म में है, स्टेबल कन्फिग्रेशन है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमें कन्फिग्रेशन से पता लग जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, व्हाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अभी तो बताया भाई, सेम ग्रुप, लिथियम, सोडियम, एलिना ने करी रब से फरियाद, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हेंस ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। ये आंसर आप राइट करेंगे, बहुत बार बता दिया आज मैंने, ठीक है, तीसरी बार बता रहा हूं। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इसकी प्रॉपर्टी पता लगती है। चलते हैं और पार्ट की तरफ। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन करेक्ट फॉर्म एंड आफ्टर करेक्शन इफ नेसेसरी। देखते हैं क्या करेक्शन है। क्या ना पीरियड्स आर वर्टिकल रोज ऑफ एलिमेंट्स, नो बेटा नो, पीरियड्स हमेशा हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं, तो पहली वाली तो भाई इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रुप हैव एलिमेंट्स विद द कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर। कह रहा जो ग्रुप है इनके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब लगातार नंबर होते हैं, तो हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमारे जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप में कॉन्जिक्यूटिव होते हैं एटॉमिक नंबर, बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, तो ये ठीक है हमारे पास, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ये हमारी रॉन्ग है। अच्छा अब देखते हैं अब क्या रहेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है,
भाई सबसे पहले तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट कि आप सारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। और उसके लिए साथ साथ एक छोटा सा काम भी करना है। हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका। तो मिलते हैं बेटा, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, संभल के रहिए और प्रिपरेशन में जुट जाइए। 40/40 का टारगेट पूरा करना है, तो 40/40 में जुट जाइए। यही साल है आपका, टर्म 1 के जो कमी रह गई थी वो सारी यहाँ कवर हो जाएगी, तो पूरा जुट जाइए। 10-15 दिन रह गए हैं, बस लग जाओ भाई, फाड़ के आ रहा 40/40 का। चलो बेटा मिलते हैं, टेटा, बाय बाय, टेक केयर।